अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करना है मैट्रिक टेंसर एंड आर्क लेंथ को। ये एक ही फार्मूला है जिसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और फिर उन्हें सोल्व करेंगे। तो इस फार्मूला को फिंगर टिप्स पे याद रख लें आप लोग। और जितने भी क्वेश्चन आज के हमने वीडियो में करने हैं वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे। तो आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपका सब्जेक्टिव का एक या दो मतलब एक लॉन्ग एक शॉर्ट इन्हीं क्वेश्चंस में से लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ कर्व इज गिवन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अपने पास एक रजिस्टर एंड पेंसिल रखें। डिफरेंट आपके पास ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये मैट्रिक की क्या वैल्यू होती है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या वैल्यू होती है। तो ये दोनों मैट्रिक आप लोगों को खुद से याद रखने पड़ेंगे। ये आपको क्वेश्चन में ये वाला मैट्रिक गिवन नहीं होगा। तो आपने याद रखना है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए ये मैट्रिक इसकी क्या वैल्यू है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के जहाँ पे जिक्र होगा वहाँ पर आपने मैट्रिक में कौन कौन सी वैल्यू इसको यूज़ करना है। फार्मूला जो मेन होगा ना वो इसका यही वाला होगा। ठीक है, आपको x1 की वैल्यू गिवन है t, x2 की वैल्यू गिवन है साइन इनवर्स 1/x, x3 की वैल्यू है टी स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर रूट। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। लिमिट आपको गिवन है 1 से 2 तक। फार्मूला आपको ऑलरेडी ये वाला बताया गया है कि आपने इस फार्मूले को यूज़ करना है। a to b लिमिट मतलब यहाँ पे हम लोग जो कि 1 to 2 यूज़ करेंगे। फिर स्क्वेयर रूट GIJ dxi/dxt dxj/dt। ठीक है, अब मैं इस फार्मूले को पहले आपको समझाती हूँ। यहाँ पर जो GIJ ये वाली यही वाली वैल्यूज़ होंगी। G11 पहले आप जब आपने G11 लिखना होगा तो आप I और J की जगह 1 पुट करेंगे। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो ये हो जाएगा G11 dx1 और ये भी dx1 हो जाएगा क्योंकि I और J की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं। तो dx1/dt का स्क्वायर प्लस। अब देखें सेकंड के लिए जी, जिसमें ये देखें क्या ये है G12 मतलब जहाँ पर I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। तो ये तो हम निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि ये तो 0 है। अगर हम इसका फार्मूला यहाँ भी लिख भी लेंगे, हम यहाँ G12 dx1/dt या dx2/dt हम लिख भी लें तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा सारा 0 हो जाएगा। ये भी ये भी ये भी ये भी एंड ये भी। तो इसकी वैल्यू इसको हम नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हमने G11 लिखा और फिर dx1/dt का स्क्वायर। फिर हम G22 के लिए लिखेंगे dx2/dt का स्क्वायर। फिर हम G33 लिखेंगे एंड dx3 का /dt का स्क्वायर। और वहाँ पे हमने स्क्वायर रूट की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 1/2। तो चले आते हैं, अब हम करते हैं इसका सोल्व। G11 की वैल्यू आपको ये वाली है, G22 की वैल्यू आपके पास ये वाली है और G33 की वैल्यू आपके पास ये वाली है। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया है कि x1 की वैल्यू आपके पास t है। तो जहाँ जहाँ पर भी x1 आएगा वहाँ वहाँ हम लोग t पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखें t का स्क्वायर पुट करेंगे और यहाँ पर भी t साइन x स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्क्वायर। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। अब हमें जो मेन वैल्यू चाहिए वो है चाहिए dx1/dt, dx2/dt एंड dx3/dt। बाकी वैल्यू हमारे पास है G11 G22 G33 की इनकी गिवन है। अब इनकी वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। आपको x1 भी गिवन है, आपको x2 भी गिवन है, आपको x3 भी गिवन है। तो आपने क्या करना है dx1/dt। तो यहाँ पे जब आप इसका t के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1 आएगा। अब आपने इसका भी डेरिवेटिव लेना है x2 = साइन इनवर्स 1/x1। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है किसके अकॉर्डिंग, t के अकॉर्डिंग। ये बन जाएगा जब आप x1 की जगह t पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/t। ठीक है, अब आपने लेना है इसका डेरिवेटिव। आपने साइन इनवर्स वाले फार्मूले का डेरिवेटिव लेना सीखा होगा तो ये हो जाएगा 1 - 1/t का स्क्वायर रूट और ये वाली जो वैल्यू 1/t इसका अगेन जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा -1/t स्क्वायर। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है dx2/dt का आपने डेरिवेटिव लिया है। इस तरह आप dx3/dt करेंगे जो कि आपके पास ये है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे आपको लेना आता है इसकी पावर है 1/2, पावर माइनस होगी ये नेगेटिव हो जाएगा होकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और फिर जब आप इसकी वो कैंसिल करेंगे मतलब अंदर वाले टी स्क्वायर के अगेन इसके डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2t हो जाएगा। 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल होकर यहाँ पे जस्ट t बच जाएगा। ये डेरिवेटिव लेना आपको आता है। सिंपल क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, लिमिट को अप्लाई करना है। यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया, टी से टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 1/t² - 1 बचा। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे t² - 1 बचा। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसका वो एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी 2t² - t² - 1/1/2 dt। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है
देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और टी ऐसे आ जाएगा, और टी स्क्वायर -1 जब आप इसके पे भी ये 1/2 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है। ठीक है, लिमिट आपके पास 1/2 जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज थी इनको स्टार्ट में लिख लिया, 2t/t² -1 यहाँ पे dt। अब देखें ये इसका डेरिवेटिव ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, ये आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने इसकी आती होगी, t² -1 1/2। आपने क्या करना है, जब देखें इसका ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसकी पावर है 1/2, तो इसको इंटीग्रेट आपको करना आपको आता होगा, t² -1 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका लिमिट 1 से 2, लिमिट आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगा, आंसर आपका √6। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। मेन जो इसमें चीज़ है ना, आपके पास टाइम कम भी हुआ, आपने G11 G22 G33 मतलब ये मैट्रिक लिखने के बाद इनकी वैल्यूज लिख देनी है, फिर dx1/dt dx2/dt dx3/dt ये निकाल देना है, फार्मूला लिख देना है, फार्मूला लिखने के बाद उसमें वैल्यूज का पुट कर देना है। यहाँ तक भी अगर आप स्टेप करके आ जाए ना तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहीं से देखने से ही वो आपको उनको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन आता है। हो सकता है टाइम शॉर्ट की वजह से आप इसको कंप्लीट ना भी कर पाए, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी तरह के एक एग्जांपल है, फाइंड लेंथ ऑफ कर्व डिफाइंड बाय x1 = 1 x2 = t, लिमिट आपके पास गिवन है 1 से 2 इफ मैट्रिक इज दैट ऑफ हाइपरबोलिक प्लेन x2 > 0 G11 G22। इन दोनों की वैल्यू आपके पास है 1/x2 का स्क्वायर, G12 एंड G21 ये आपके पास 0 है, आपका सर G11 और G22। मतलब कि आपने पहले फार्मूला लिखना है, ये फार्मूला तो आपको हर सूरत आना चाहिए, और हर क्वेश्चन के स्टार्ट में जहाँ पर भी लेंथ का जिक्र होगा आपने सबसे पहले ये वाला फार्मूला लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपको ये दो तो 0 है तो इनको तो हम लिखेंगे ही नहीं, हम एक बार G11 लिखेंगे, एक बार G22 लिखेंगे, तो G11 dx1 का स्क्वायर बाई dt हो जाएगा, और G22 dx2 बाई dt इसका स्क्वायर, और यहाँ पे होल क्या हो जाएगी, इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे dt। अब G11 की वैल्यू आपको गिवन है जी 1/t, देखिए x2 की जगह आप लोगों ने t पुट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x2 की जगह उन्होंने t दिया हुआ है। तो ये देखें जब भी आपने G11 लिखना है या G22 लिखना है तो आप 1/2 x2 के स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं 1/t का स्क्वायर, तो 1/t का स्क्वायर 1/t का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, dx1/dt एंड dx2/dt, dx1 की ये वैल्यू x1 की ये वैल्यू है, अब इसका t का अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। फिर आप dx2/dt करेंगे तो ये देखिए जब इसका t के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आएगा 1। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, ये चीज़ सारी 0 हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 1/t का स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1/t का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t इनवर्स dt। अब याद देखिए ये आपको पता है कि ये क्या होता है, ln t होता है, लिमिट को अप्लाई किया 1/2, लिमिट को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ln2 ln1 0 होता है तो यहाँ पे ln2 आ जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ईजी एग्जाम्पल थी और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसको आपने हर सूरत करनी है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, फार्मूला आना चाहिए, वैल्यूज को पुट करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, उसमें यूजिंग इक्विलाइडियन मैट्रिक ऑफ फार सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे हम लोग जिक्र करने लगे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आप लोगों ने याद रखना है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कैलकुलेट लेंथ ऑफ आर्क अलोंग सर्कुलर x1 की वैल्यू आपको गिवन है जी a cos t, x2 की वैल्यू गिवन है a sin t, x3 की वैल्यू गिवन है bt विद a एंड b पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स फॉर t आपके पास क्या है 0, और t की वैल्यू c इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले लिखते हैं जी x फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एंड xi फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब देखें सिंपल x1 = x1 cos x स्क्वायर, या अब आप जा रहे हैं इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो ये वाला स्टेप आप लिखें या ना लिखे वैसे एक ही बात है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जब आप रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में जाते हैं तो आप ऐसे x1 cos x1 का स्क्वायर, x1 कोसाइन x2 का स्क्वायर और x3 = x3। बस आपने ये चीज़ जो है वो यहाँ पे याद रखनी है। मैट्रिक देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज है, सिलेंड्रिकल में आप यहाँ पे लिखेंगे x1 sin x² का स्क्वायर, और सिलेंड्रिकल में यहाँ पे आप लोगों ने 1 लिखना है। बाकी ये जितना भी मैट्रिक है ये सिलेंड्रिकल के लिए भी और स्फेरिकल के लिए भी सेम है। ठीक है जी, अब हमने लिखी x1 a cos t जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में, x2 a sin t एंड x3 bt, यहाँ पे x1 a है और x2 t है, x3 bt है। यहाँ पे उसी तरह अब हम लोगों ने वो फार्मूला लिखा, यहाँ पर भी अगर आप देखें ना तो बाकी सारे वैल्यूज यहाँ पे 0 हैं,
ये सिर्फ G11 G22 G33 हम सिर्फ ये इन्हीं के लिए फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, G11 dx1/dt का स्क्वायर, G22 dx2/dt का स्क्वायर, G33 dx3/dt का स्क्वायर। सिंपल आपने वैल्यूज को पुट करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। G11 के dx1/dt आपके पास 0 है। फिर dx2/dt dt के लिए जब आप इसका t के अकॉर्डिंग जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखा जो, और यहाँ पर ये 1 इसकी जगह पे 1, और G22 की वैल्यू आपके पास है x1 का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू जब आप इसका t के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जब आप इसका t के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो b आएगा, तो b एंड b। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल पावर क्या हो जाएगी 1/2। देखें ये x1 के स्क्वायर की जगह आप a का स्क्वायर भी लिख सकती हैं, x1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर हो जाएगी जी 1/2। यहाँ पे ये हो जाएगा जब आप इसका डेरिवेटिव देखिए 0 to c, ये हमें लिमिट क्वेश्चन में ही गिवन थी। मैं एक बार लिमिट भी दिखा देती हूँ आपको। 0 से लेकर क्या लिमिट है, c तक लिमिट है। वो लिमिट अब हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाला आंसर आएगा c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2। सिंपल, यहाँ तक भी अगर आप करके आ जाए ना तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। सोल्व करने का टाइम ना भी मिले, लेकिन आपको फार्मूला आपने लिखना है, आपने उसमें वैल्यूज को पुट करना है। पुट करने के बाद ये वैल्यूज आपने कैसे फाइंड आउट की है, मैट्रिक, ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन यूजिंग। देखिए इसमें मैट्रिक गिवन है आपको, इसमें मैट्रिक गिवन है, ये वैल्यूज है G11 G22 G12 G13 G21 G22 G23 G31 G32 एंड G33 ऑफ कर्व गिवन बाय। इसमें x1 की ये वाली वैल्यू है, x2 की ये वाली वैल्यू है, x3 की ये वाली वैल्यू है, एल आपके पास गिवन है, ये जी ये वाला फार्मूला आपको गिवन है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप G11 के लिए भी फार्मूला बनाएंगे जिसमें आई और जे की जगह आप 1 रखेंगे। फिर एक दफ़ा आप आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रखेंगे, क्योंकि G12 की वैल्यू भी आपके पास है। तो आप एक बार लिखेंगे जी यहाँ पे dx1/dt और फिर लिखेंगे dx2/dt, क्योंकि ये आप एक बार 1 ले रही हैं और एक बार 2 ले रही हैं। फिर आप G22 के लिए भी फार्मूला लिखेंगे। फिर आप देखें, और ये G12 एंड G21 ये दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2G12, मतलब G12 एंड G21 सेम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लिखना, क्योंकि प्लस हो रही है ना दोनों वैल्यू, तो आप प्लस करके एक ही बार लिख सकते हैं 2G12 dx1/dt dx2/dt। फिर आप G22 के लिए लिखेंगे dx2/dt का स्क्वायर। इस तरह आप 2G2/gt3, ये G23 है 23 और ये 32, ये दोनों वैल्यूज भी क्या है, सेम है, तो आप इनको भी ऐसे लिख सकते हैं 2G23 dx2/dt एंड dx3/dt, एक बार 2 और एक बार 3। फिर आप G33 के लिए लिखेंगे G33 dx3/dt का स्क्वायर। ठीक है, आपको होप से आपको इसकी समझ आई होगी। ये और ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपने क्या करना है, G11 G12 G22 G23 G33 की वैल्यूज आपको गिवन है, वो आपने यहाँ से देके पुट करनी है, और फिर आपने dx1/dt निकालना है। dx1/dt क्या होगा, -1। ठीक है, ये आपको इसका डेरिवेटिव लेना आता होगा। फिर आपने इसका टी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिया 6 आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/t आएगा। ठीक है, आपको पता है ये ln वाले का डेरिवेटिव जब लेते हैं तो ये 1/t होगा। यही वाली वैल्यूज जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो आपने यहाँ पर dx1/dt dx1/t dx2/dt में, इन सब में वो वाली वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट की हैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। सिंपल पुट करने के बाद आपने जहाँ पर भी उन्होंने लिखा है ना x1, ठीक है, टी की जगह पे उन्होंने पता क्या लिखा है, सॉरी, जहाँ पर भी x1 आया है वहाँ पर उन्होंने ये वाले x1, ये यहाँ पर ना x1 की वैल्यू आई है, तो यहाँ पर x1 स्क्वायर लिखने के बजाय G33 में उन्होंने 3 - t का स्क्वायर लिखा है, क्योंकि x1 की वैल्यू हमारे पास थी 3 - t का स्क्वायर, और हमने इस सारे को t में करना था, तो इसलिए हमने x1 की जगह पे 3 - t का स्क्वायर लिखा है। सिंपल वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास ऊपर बचा 9 + t का स्क्वायर प्लस 60/t का स्क्वायर। ये आप इसको सोल्व करेंगे ना तो बहुत ईजी मेथड है ये, बहुत 6, 7, 8 में जैसे हम सिंप्लीफाई करते थे वैल्यूज को सोल्व करते थे, सिंपल वैसे ही सोल्व किया हुआ है। अगर आप ये देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है 3 + t का स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, 3 + t का स्क्वायर लिखा, बाय स्क्वायर रूट था, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 + t बचा, और नीचे भी t का स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये बच जाएगा 3 + t/t। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3/t प्लस t से t कैंसिल 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 to e आपके पास लिमिट गिवन है, यहाँ पे देखें 1 to e, तो ये वाली लिमिट हमने यहाँ पे अप्लाई की 1 to e, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो 3 ln e प्लस e प्लस फिर यहाँ पे आप 3 ln 1 प्लस 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 + e आ जाएगा। नेक्स्ट है जी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स टेंसर, बहुत ईजी है,
कॉन्जुगेट कहते हैं किसी का रेसिप्रोकल लेने को। मतलब अगर आप किसी के पास कोई एक मैट्रिक है, एक टेंसर है जिसके जो इंडेक्स हैं वो ऊपर है, आपने इंडेक्स को नीचे करना है, मतलब कॉन्ट्रावेरिएंट में है, आपने उन्हें कोवेरिएंट में करना है, तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर। ठीक है, मतलब आपने उसका इन्वर्स ले लेना है। जब आप किसी भी टेंसर का इन्वर्स लेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट में या कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट में चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग कह देते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर, जिसमें हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। ये चीज़, ये पहले ऊपर थे फिर ये नीचे आ गए, बाकी ऑर्डर शॉर्डर सेम है और यहाँ पे इसके इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये एक उन्होंने दिया हुआ है जिसमें 2 इंडेक्स हैं, जी अब देखें यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा और ये एस ऊपर क्या बचा आई और नीचे क्या बचा जी। ठीक है, इस तरह आप इसको भी लिख सकते हैं, के से के कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा एस आई जे। ये क्या है, फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं इनमें जी आई जे और जी आई जे ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, 0 के, आई इज नॉट इक्वल टू जी। फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैट्रिक टेंसर होता है वो डायगोनल होता है। ठीक है, ये आपने जो है ना ये याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि अगर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो उसमें हमारे पास जो मैट्रिक टेंसर होगा वो डायगोनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी कंसिडर मिक्स टेंसर टी आई जे के एंड कन्वर्ट इट इनटू कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट। ये आपके पास गिवन है। ठीक है, इसको आपने चेंज करना है कॉन्ट्रावेरिएंट में भी और कोवेरिएंट में भी। तो अगर आप इसको कॉन्ट्रावेरिएंट में लिखें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब ये कॉन्ट्रावेरिएंट में क्या होगा, तीनों ऊपर होंगे, कोवेरिएंट में क्या होगा, तीनों नीचे होंगे। अब आपने इसको चेंज करना है। चेंज इसको कैसे करेंगे आपको पता है, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने इसी टी को लिख लेना है। ठीक है, और आई और जे को लिख लेना है। ठीक है, और ये वाला जो थर्ड टेंसर होगा ना जिनको हमने सेपरेट करना है, आप उसको जी के खुद से यहाँ पे जी लिखेंगे और जी के ऊपर वो के लिख देंगे। मतलब आई और जे को आपने टी के ऊपर ही रखा और इसके लिए आपने एक अलग टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसके ऊपर आपने के लिखना है। अब जो टर्म आप इस के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना ऊपर, वही टर्म आप वही इंडेक्स आप यहाँ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, आई जे के था, आई जे लिखा, के को सेपरेट लिखा। ऐसे लिखने के बाद आपने ऊपर भी एक इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाना है और नीचे भी करवाना है। ठीक है, और इसी तरह नीचे पहले आपने आई और जे लिखा, फिर आपने अच्छा आप इनको ना सेपरेट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप टी आई जे को एक साथ लिखें। जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा है मैंने जी आई जी जे टी के, इन्होंने तीनों को सेपरेट कर दिया। फिर तीनों को सेपरेट करने के बाद जो आपने इंडेक्स इनके साथ लिखा खुद से एस एंड आर, वही एस एंड आर आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जिस तरह आपने देखा ना यहाँ पर जो के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था वही आप नीचे लिखे आए थे। यहाँ पर नीचे जो आप 2 खुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वही 2 आप यहाँ लिखेंगे। एस और आर को आपने खुद से साथ लगाया, वही एस एंड आर आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके प्रैक्टिस करेंगे तो ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आपने लाजमी करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। Given that Vi is contravariant vector in RQ, find its associated covariant vector Vi in cylindrical coordinate xi under Euclidean metric। चलिए जिसको देखते हैं, इजी है ये भी। मैट्रिक ये है आपके पास। साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात हुई है क्वेश्चन में। साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का मैट्रिक मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले को, ये वाला होता है। साइलेंड्रिकल में यहाँ पे चेंज हो जाता है, लेकिन बाकी साइलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल दोनों सेम है। इसको आपने लिखे मल्टीप्लाई करना है V1 V2 V3 के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक को कैसे करते हैं, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ये वाले 3 टर्म्स आ जाएंगे। यही आपका आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स अल्फा की वैल्यू है 1 और 0, वाई अल्फा की वैल्यू देखिए, एक्स अल्फा एंड वाई अल्फा 0 माइनस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आपने एक्स अल्फा निकालना है, मतलब इसका अपोजिट कर देना है। ये कॉन्ट्रावेरिएंट में था, इसका कोवेरिएंट निकालना है, और ये कोवेरिएंट में था, इसका आपने कॉन्ट्रावेरिएंट निकालना है। साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात हुई है तो आप यहाँ पे इसकी ये वाली वैल्यू लिखेंगे। आई थिंक नहीं, यहाँ पे साइलेंड्रिकल नहीं, सॉरी यहाँ पे स्फेरिकल था, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, वो ये यूज़ कर रहे हैं। ये वाली जो वैल्यू है स्फेरिकल वाले की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे स्फेरिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्स अल्फा, सबसे पहले हम एक्स अल्फा और वाई अल्फा का फार्मूला लिखते हैं। अगर आपको ये वाला फार्मूला लिखना आ गया ना, समझ लें कि आप क्वेश्चन 1 मिनट में कर सकते हैं। एक्स अल्फा का फार्मूला लिखेंगे, ये कोवेरिएंट में है, तो सबसे पहले आपने जी लिखना है, जी अल्फा बीटा, बीटा को आपने खुद से इंट्रोड्यूस करवाना है, और हम नीचे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ये यहाँ पर हम यहाँ पर भी बीटा लिखेंगे, एक्स बीटा। ठीक है, सबसे पहले आपने एक एक्स लिखना है, लेकिन उसके साथ आपने जी लिखना है।
जो अल्फ़ा होगा वो नीचे आएगा, जो आप अल्फ़ा के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना वही आप ऊपर लिखेंगे। सेम इसी तरह आपने वाई अल्फ़ा लिखना है। वाई अल्फ़ा होगा जी अल्फ़ा बीटा, मतलब जो बीटा आपने अल्फ़ा आपके पास था वो अल्फ़ा आपने लिखा, साथ आपने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया बीटा, और यही वाला बीटा आप वाई के नीचे, ये वाई है ठीक है, वाई के नीचे भी लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ एक्स के ऊपर बीटा लिखा, वहाँ यहाँ पर वाई के नीचे बीटा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ऊपर गिवन था तो इसलिए हमने नीचे लिखा, यहाँ पर ये नीचे गिवन था अल्फ़ा तो इसलिए हमने बीटा ऊपर लिखा। ठीक है, बस इतनी सी बात समझने वाली है। इसके बाद आपको ये 3x3 मैट्रिक है। सबसे पहले आप बीटा की जगह 1 रखेंगे, बीटा की जगह 2 रखेंगे, बीटा की जगह 3 रखेंगे। ठीक है, बीटा की जगह आपने 1 2 3 लिखे, ये आपके पास एक फार्मूला बन गया। अब पहले आपने x1 निकालना है। x1 कैसे निकालना है? जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दें। फिर x2 निकालना है, जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा 2 है, जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ वहाँ पर आप 2 पुट कर दें। यहाँ पर फिर x3 निकालेंगे, जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ 3 पुट कर देंगे। ठीक है, अल्फ़ा की जगह 1 पुट करते हैं, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 क्या आएगा? देखें, ये हो जाएगा G11, ये होगा G12 और ये 13, ये दोनों तो हो जाएंगे 0। ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे जस्ट आपके पास 1 आंसर बचेगा। अब आपने x2 निकालना है। x2 में क्या करेंगे? जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ वहाँ 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये 2 0 हो जाएंगे क्योंकि 2 1 भी 0 है, 2 3 भी 0 है, तो 2 2 वाली वैल्यू जस्ट आपके पास क्या आ जाएगी? ये आर स्क्वायर बच जाएगी। आर स्क्वायर और x2 की वैसे वैल्यू है आर, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। आर की देखिए एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है, देखो देखिए ये है x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू, तो यहाँ पर हमने आर पुट किया। अब G33 x3, इस तरह आपने G33 की जगह आपने ये चीज़ पुट की। ठीक है, और x3 की जगह थी वैल्यू 0। जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म क्या आ जाएगा? 0। इस तरह मैंने आपको वाई बीटा का फार्मूला बता दिया। अब आपने देखें इसमें जी अल्फ़ा बीटा यहाँ पे था नीचे, जब आप मैंने अभी आपको बताया था आप उसके इन्वर्स ले लेते हैं। जब आपने इंडेक्स को देखें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ऊपर ले गए हैं तो आप ये चीज़ अपोजिट कर देंगे। इसका आप इस रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 नहीं आएगा, 0 0, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/r², इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/r² sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, मतलब इन दोनों का आप रेसिप्रोकल ले लेंगे। सिंपल। उसी तरह अब आपने पहले आपने क्या करना है जी, y1 निकालना है। y1 निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले उसी तरह आपने जैसे आपने ये वाला फार्मूला बनाया था ना, एक बार आपने बीटा की जगह 1 1 रखा, फिर बीटा की जगह 2 2, बीटा की जगह 3 3, बिल्कुल उसी तरह आपने इस फार्मूले में बीटा की जगह 1 1 2 2 3 3 पुट करना है। फिर एक आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, y1 निकालना है, y2 निकालना है, y3 निकालना है, मतलब जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ वहाँ 1, फिर जहाँ जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ वहाँ 2, जहाँ पर अल्फ़ा वहाँ वहाँ 3। ये y1 की वैल्यू आपके पास है। जहाँ पर भी y1 होगा ना फार्मूले में 0, y2 की जगह -r², y3 की जगह cos स्क्वायर थीटा, और ये G11 की ये वैल्यू है, G22 की ये वैल्यू है, G33 की ये वैल्यू है। सिंपल उस फार्मूले में आप पुट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास हो जाएगा। अगर फिर भी ना हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मेरा ग्रुप ज्वाइन करके कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई मिलेगा। कहीं से भी समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।